हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में क्लास 12th ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो चीज जो आपको अल्टीमेटली आपके एग्जाम के लिए पता होना चाहिए। 2022-23 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर कैसा आएगा वो यहां क्लियर हो गया है। कैसे, क्यों, क्या, तो सभी सवालों का जवाब ये रहा। Solutions and analysis for the sample question paper of 2022-23 22-23 में जो आपका सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने, मतलब इस एकेडमिक ईयर के बच्चों के लिए जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसका हम सोल्यूशन भी दे दिया है, मार्किंग स्कीम दी है, क्वेश्चन पेपर दोनों दिया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये एनालिसिस वाला है। क्या कि किस तरह का पेपर पैटर्न होगा, कितने सवाल आएंगे, हमें किस हिसाब से तैयारी करके जाना है। अच्छा, कहां से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, कहां से सवाल पूछ रहे हैं, तो हमें एक ओवरऑल आइडिया रहे चीजों का कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, सवाल उठाते हैं और पेपर का पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड जस्ट डाइव डायरेक्ट इनटू द क्वेश्चंस एंड एनालिसिस पार्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कैच करोगे मेरे साथ। देखो दूसरी चीज ये है कि सोल्यूशन जो है ना, तो सोल्यूशन तो जो मार्किंग स्कीम में दिए वही सोल्यूशन उन्होंने आंसर में लिख दिए हैं। लेकिन आपको मतलब आंसर वो वैसे भी आप, अगर आपको ऐसा है ना कि ये आंसर शीट मिल जाती, तो आंसर शीट आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से इजीली डाउनलोड करें ना। मार्किंग स्कीम भी है और एक क्वेश्चन पेपर भी है, दोनों चीजें हैं। क्लियर है? मेरा काम ये है कि आई विल हेल्प यू टू रीड बिटवीन दी लाइंस कि क्या यहां से इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, ज्योग्राफी आपका जो 029 वाला कोड है, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, पता है 3 घंटे के पेपर होते हैं। अब मार्क्स जो रहेंगे 70, 30 नंबर कहां गए, तो 30 नंबर जो आपके गए, 30 नंबर गए आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट में। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल वगैरह की आप स्कूल टीचर के साथ में पूरी अलाइनमेंट लेकर चल रहे हो, प्रैक्टिकल वगैरह की तैयारी आप वहां पे कर रहे हो अच्छे से। क्लियर है? तो ये 70 नंबर का पेपर जो रहेगा, तो पेपर में सेक्शन कितने होने वाले इस बार? 4 सेक्शन। ये अच्छी चीज है कि पेपर में सेक्शन कितने हैं, पेपर में सेक्शन जो है वो 4 है। तो 4 सेक्शन मतलब बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं है, सच कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अब 4 सेक्शन में सेक्शन ए जो है आपका 1 से 17, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 से 17। फिर सेक्शन बी में आप देखोगे तो 18 से 23 तक है। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे 18 और 19 जो है तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी के जो है ये 3 नंबर वाले हैं। 3 नंबर वाले में क्या है, 3 नंबर वाले में जैसे देखो 18 और 19 तो सोर्स बेस्ड हो गया। 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन क्या है और इजी गोइंग हो जाएंगे। किस सेंस में इजी गोइंग हो जाएंगे, ये 4 क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। थंब रूल क्या लेके चलना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर तो हमें देना है, मतलब उतने पॉइंट्स तो हमें देना है आंसर में। क्लियर हुआ वो चीज? सेक्शन सी जो है, तो सेक्शन सी 24 to 28, 24, 25, 26, 27, 28 5 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होने वाले हैं? ये 5 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होंगे। क्लियर हुआ? ये आपका सेक्शन सी हो गया। सेक्शन डी जो है तो 29 और 30, तो ये मैप बेस्ड रहेंगे, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, सारे अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो पैटर्न समझो जरा, पैटर्न यहां पे समझे। तो डिस्क्रिप्टिव की अगर बात आए तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, 20, 21, 22, 23 4 क्वेश्चन ये डिस्क्रिप्टिव में। अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करूं मैं कि जो आपको लिखना है बहुत सारा भर के, जिसमें तो 4 क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट आंसर में हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन, क्योंकि 2 तो सोर्स बेस्ड है, तो सोर्स बेस्ड उतने ज्यादा टिपिकल नहीं होंगे, डिफिकल्ट नहीं होंगे। और लॉन्ग आंसर में आपके कितने हो जाएंगे, लॉन्ग आंसर में 5। तो कुल मिला के आपको पूरी दोनों ज्योग्राफी की बुक में से 9 आंसर लिखना होंगे बस डिस्क्रिप्टिव में। बाकी ऑब्जेक्टिव है, मैप बेस्ड है, या फिर क्या कह लो आप कि सोर्स बेस्ड है, तो वहां पे वो इजी स्कोरिंग एरिया है, ध्यान रखना वो इजी स्कोरिंग एरिया है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पॉइंट्स अपने खाते में डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में ये होता है कि एक आधा पॉइंट मिस हो गया, याद नहीं आ रहा, कम लिख पा रहे, लिखते लिखते पेपर छुड़ा ले गए, क्यों, टाइम हो गया था क्योंकि, तो वो सारी रिस्क वाला फैक्टर यहां ज्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो इन 9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। उसमें 4 क्वेश्चन तो आपके शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर 5 क्वेश्चन है। तो जो लॉन्ग आंसर रहेंगे उनमें और आपको क्या करना रहेगा, डिटेल में लिखना रहेगा। ठीक है, डिटेल में आपको लिखना रहेगा। तो ये पेपर का एक पूरा का पूरा क्या है, ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि किस तरह से हमें आगे कहानी को बढ़ाना है। अब जरा देख लो, सारे मतलब ये क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स हैं, इस तरह से आपको उसमें भी मिल जाएंगे, किसने, मार्किंग स्कीम में भी। तो सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी में जैसे इस तरह से क्या हो गया, ये सोर्स बेस्ड हो जाएंगे। सेक्शन बी जो 3 नंबर का रहेगा, और सेक्शन सी जो है आपका
तो सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। ऑप्शंस में भी रहेगा। हाँ, एक चीज और, जैसे 11th में हो सकता है आपने पेपर दिया हो, तो 11th में आपने क्या पैटर्न फॉलो किया हो, 11th में ये पैटर्न फॉलो किया हो कि ओवरऑल चॉइस रहती थी। ओवरऑल चॉइस कैसी रहती थी कि 25 में से हमने टर्म 1 में 11th में, और आपके जो सीनियर्स उन्होंने ऐसे दिया था कि 25 क्वेश्चन है तो 20 करना है, ठीक है। तो वो ऐसा था कि हाँ, जो 3 बिल्कुल नहीं आ रहे वो छोड़ देंगे। लेकिन अभी आपकी कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 का ये वाला कर लो या फिर उसी का और वाला कर लो, ठीक है। सिर्फ वहीं तक चॉइस लिमिटेड रहेगी। तो पुराने ख्यालों में मत रहना कि कहीं ओवरऑल चॉइस रहेगी। आपको ओवरऑल चॉइस नहीं है। सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों का मिक्स मैच है। मिक्स मैच है, उसमें मैप बेस्ड वगैरह सारे क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन, इस तरह से आपका पूरा पेपर बना हुआ है, ठीक है। अब मैं वही कह रहा हूं, आंसर जो आपको मार्किंग स्कीम में भी मिल जाएंगे, लेकिन अब एनालिसिस वाला पार्ट अगर हमने देख लिया, समझ लिया कि हाँ कैसा पेपर है, तो अब सीधे एक बार आंसर में दौड़ लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन, विच 2 cities आर कनेक्टेड बाय चैनल टनल। चैनल टनल कहां है? तो आपको पता है लंदन से लगा, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है चैनल टनल। चैनल टनल जो है, तो ये सारे जैसे अगर आप, अब हाँ एक और चीज क्या है, थंब रूल्स बताते चल रहा हूं, इन्हें लिखते चलना। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उतने पॉइंट्स लिखना ही लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने माइंड में ये जरूर रिकॉल करना कि किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, कहां से आया है। क्योंकि हो क्या रहा है कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और साथ ही साथ फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दोनों बुक के चैप्टर्स बहुत ओवरलैपिंग लगते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम एट टाइम्स कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन इस बुक से आया होता है, उस बुक का आंसर समझ के लिखे जा रहे हैं धनाधन धनाधन। तो वो एट टाइम्स क्या कर सकता है, कभी कभी आपको फंसा भी सकता है। मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं, उसका क्या है, जब इंडियन कंटेक्स्ट की बात आ रही हो सवाल में, तो ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है कि वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से आए क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि फॉर श्योर वो वहीं से होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है जब इंडियन कंटेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आ रहा हो। तो ध्यान देके चलना कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, ठीक है। पहला सवाल, विच 2 cities आर कनेक्टेड बाय चैनल टनल। तो जैसे मैंने आपको बताया इंग्लैंड और फ्रांस, तो लंदन एंड पेरिस इज द राइट आंसर। लंदन और पेरिस जुड़ा हुआ है, सी। फाइन। अगर इसमें कुछ गलत होगा, जैसे मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के 1-2 क्वेश्चन बताए थे, और एक बार स्विट्जरलैंड, मतलब एक बार स्वीडन वाला, स्वीडन डेनमार्क वाला कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, तो उसमें दोनों वे में वो सही चले जाएगा, जो बच्चे कुछ पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? तो यहां पे लंदन और पेरिस, लंदन और पेरिस की अगर हम बात करें तो ये राइट आंसर होगा। वैसे ज्योग्राफी के पेपर में मैंने पूरा पेपर चेक किया अच्छे से, कोई डिस्क्रिपेंसी वाला क्वेश्चन है नहीं एज सच, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मैच्ड करेक्टली। अब क्या लिखा है, जैसे ट्यूनीशिया के आगे लिख दिया क्या, त्रिपोली ऑयल पोर्ट। तो ये ऑयल पोर्ट जो है त्रिपोली का नहीं है, ठीक है। ट्यूनीशिया में त्रिपोली नहीं है, त्रिपोली कहां पे, लेबनान में है। फाइन। अब फिर उसकी बात करें तो एशखेरा जो है, तो एशखेरा ये जो ऑयल पोर्ट है ये ट्यूनीशिया का है। तो ऐसा करके उल्टा सीधा कर दिया उन्होंने। क्लियर हो रहा है? राइट जो है तो वेनेजुला का मेराक्योबो, ठीक है, मेराक्योबो। तो मेराक्योबो इज करेक्टली मैच ऑयल पोर्ट फॉर वेनेजुला। तो सी शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following may be interpreted as the spontaneous effort to achieve a better balance between population and resources। spontaneous effort मतलब क्या है कि आप तुरंत के तुरंत कर सकते हो, किस चीज से तुरंत के तुरंत आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हो पॉपुलेशन और रिसोर्सेज में। देखो ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इसमें समय लगेगा, ठीक है। ये रातों रात नहीं होगी माइग्रेशन, लेकिन क्या स्पॉन्टेनियस वे में हो सकता है फटाफट, ठीक है। तो माइग्रेशन इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? सारे आंसर्स आप जैसे देखोगे तो आपको मार्किंग स्कीम में दिए हैं, मैं आपको बस टचअप देते चल रहा हूं कि हाँ देखो इस तरह से ये उस पार्ट से, और जहां रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा तो भरपूर देंगे। क्लियर हुआ? बुक जरूर रिकॉल करना, चैप्टर जरूर रिकॉल करना अपने मन में, कहां से आ रहा है सवाल। Which of the following feature is related to the second stage of demographic transition theory? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, पिछले साल भी आया था, उसके पहले भी आया था, और इस बार फिर आया है सैंपल क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में भी आएगा, ठीक है। और इनफैक्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से क्वेश्चंस भी बनते हैं मैप बेस्ड, पिक्चर बेस्ड वाले ज्यादा, ठीक है। तो वो ध्यान रखना। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर 2 में आप देखोगे तो एक टॉपिक दिया गया है पूरा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में जैसे अगर आप देखोगे तो आपने डेथ रेट कम कर दिया है, लेकिन फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। तो फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, ये तो थर्ड स्टेज का फीचर हो गया। डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी बट फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, डिक्लाइन इन मोर्टिलिटी फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, तो यही सेकंड स्टेज है, ठीक है, यही सेकंड स्टेज। लेकिन ऑप्शन पूरे पढ़ना। तीसरा थंब रूल, कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन में जल्दीबाजी मत मचाना, ऑप्शंस पूरे पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो यहां पे क्या है, फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट आर हाई, ये फर्स्ट स्टेज का है, ठीक है।
तो फर्टिलिटी डिक्लाइंस एंड मोर्टिलिटी हाई, फर्टिलिटी डिक्लाइंस मोर्टिलिटी हाई, तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे जैसे आप देखोगे बी इज द राइट आंसर, समझ गए, सेकंड स्टेज का बी है। थर्ड, व्हाट इज द मेजर एक्सपोर्ट फ्रॉम न्यू मैंगलोर पोर्ट्स, न्यू मैंगलोर पोर्ट से मेजर एक्सपोर्ट क्या होता है। देखो न्यू मैंगलोर पोर्ट की अगर बात करें तो आप क्या देख रहे हो, मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट, अब कुद्रेमुख माइंस, ध्यान आ रहा है, कुद्रेमुख माइंस, मैंगलोर पोर्ट, तो उस हिसाब से आयरन ओर इज दी राइट आंसर, कुद्रेमुख माइंस है वहां से जाता है, ध्यान आ रहा है। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, मिनरल्स एंड एनर्जी कहां पे, तो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक हो गई, इंडियन कंटेक्स्ट में पूछा है मैंगलोर पोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर ट्रेस करना कि कहां से आ रहा है, तो वो आंसर को गेस करना आसान रहेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट का क्या फीचर है, ऑप्शन देखो, इट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ कंट्री, नहीं मुंबई है क्योंकि, इट्स हार्बर इज सिचुएटेड एट जोराई एस्चुरी, नहीं जोराई एस्चुरी तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा ना, वेस्टर्न कोस्ट के नीचे, गोवा वगैरह, जोराई, कंबरजा, मांडवी, वो सारी रिवर्स वहां आती है। इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अगर आप देखोगे तो जो गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन है, तो हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ यही है, ठीक है। जैसे अगर इंडिया देखोगे तो इंडिया के इसी पार्ट पे है, यहां पे है कांडला पोर्ट, तो कांडला पोर्ट के लिए सी से ही जा रहा है। इट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, तो नहीं, ओल्डेस्ट पोर्ट में ये नहीं आएगा, समझ में आया। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से जैसे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्लियर हुआ, एलिमिनेट कर सकते हो, नियर अबाउट आंसर पे जा सकते हो, जो भी टेक्निक इस्तेमाल करना है। एमसीक्यूज में टेक्निक्स ज्यादा काम आती है बजाय उसके कि जो आपने रोट मेमोराइज किया है चीजों को, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्टली मैच्ड, देखो तो इनकरेक्टली में तेलंगाना में क्या लिखा है, सिंगेरनी माइंस, सिंगेरनी कोल माइनिंग सेंटर, सही बात है, ठीक है। फिर आप महाराष्ट्र कोरबा, तो छत्तीसगढ़ में क्या है फिर, तो महाराष्ट्र कोरबा गलत है, लेकिन पूरा पढ़ो, ओडिशा तालचेर है, सही बात है, वेस्ट बंगाल रानीगंज है, ये बात भी सही है। तो इनकरेक्टली मैच्ड में महाराष्ट्र कोरबा, क्यों, क्योंकि कोरबा इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है। तो बी इज द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर एंड राइट आंसर फॉर अस, ठीक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर द गिवन नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ इंडिया, गिवन नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो है, तो उसका करेक्ट ऑर्डर आपको पता करना है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब क्या है, ऑप्शन देख लो क्या क्या है, अंकलेश्वर है, त्रिपुरा है, जैसलमेर है, कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ये सारा है। तो अब दिखती बात है कि त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा तो आपका इधर आ गया, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या, त्रिपुरा तो आपका लास्ट में हो गया है, ठीक है, त्रिपुरा है, फिर उसका कृष्णा गोदावरी बेसिन है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन आपका ये हो गया। फिर क्या जैसलमेर है, तो जैसलमेर आपका राजस्थान में इधर हो जाएगा, वेस्टर्न मोस्ट में डाल सकते हो आप। फिर क्या है, जैसलमेर हो गया, त्रिपुरा हो गया, कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, अब बचा क्या है, अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर है तो अंकलेश्वर गुजरात, ठीक है, अंकलेश्वर गुजरात, तो जैसे आपने अंकलेश्वर गुजरात। अब वेस्ट टू ईस्ट में सबसे पहले क्या जाएगा, जैसलमेर, जैसलमेर है कहीं इसमें है, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में अंकलेश्वर, सही बात है, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, फिर त्रिपुरा, परफेक्ट। तो ये वाली सीक्वेंस अपनी जम गई, देखा, ये माइंड गेम है पूरा, मतलब आप विजुअलाइज करो, ज्योग्राफी में आपको लेक्चर्स में क्या बताया। देखो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लेक्चर्स कंप्लीट करते चल रहे हैं, जितने लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं उतने में कंप्लीट कर लो, जो बचे हैं आई प्रॉमिस यू आपका बोर्ड एग्जाम जो कहीं नहीं जाएगा। मैंने कहा है कि जब हाथ पकड़ा है तो छोड़ूंगा नहीं, घबराना मत, ठीक है। तो वो अभी आप, अब देखो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती चीजें, लेकिन कंप्लीट सारा हो जाएगा बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, थिंग्स विल बी कंप्लीटेड, यू विल बी हैविंग द सफिशिएंट टाइम टू रिवाइज, समझ गए, ठीक है। तो यहां पे बाकी आप अपने एंड पे उतना कंप्लीट करते चलो, सिलेबस वगैरह पूरा कंप्लीट करो, बोर्ड एग्जाम आएगी देन विल बी अगेन स्टैंडिंग, ठीक है, फेस ऑन फेस, मैं आपकी मदद करूंगा, घबराना मत। तो जैसलमेर, अंकलेश्वर, कृष्णा गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा, तो बी, ये बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल टाउन, देखो हुगली, सलीम, भिलाई, तीनों इंडस्ट्रियल टाउन है, जमशेदपुर, पुष्कर, उज्जैन, ये रिलीजियस टाउन्स है, कोयम्बटूर, न्यू दिल्ली, इम्फाल, तो न्यू दिल्ली और इम्फाल जो है तो ये क्या है, ये तो कैपिटल सिटीज है, चंडीगढ़, मुगलसराय, शिलोंग, तो मुगलसराय जैसे आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन के उससे इंपॉर्टेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस में है। हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्रियल टाउन, तो ऑप्शन ए हुगली, सलीम, भिलाई इज द राइट आंसर, हुगली, सलीम, भिलाई। नेक्स्ट, which of the following are the features of urban settlements in India, features of urban settlements, urban settlements, ऑप्शन देखो, एलिमिनेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ जी, तो कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ है, जीवन तेज है, गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, सब अर्बन सेंटर के कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन जब तक चारों ऑप्शन ना पढ़ो, मैं थंब रूल बताया है,
जब तक सारे ऑप्शंस ना पढ़ो कभी भी आंसर पे मत कूदना, ठीक है। अगला क्या है, इंटीमेट सोशल रिलेशंस मेनली प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना जीना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो गांव में होता है, इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज, फिर ये तो गांव में चले गया, अर्बन सेंटर्स का ही नहीं। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज, पुअर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, नहीं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जबरदस्त होता है, तंदुरुस्त होता है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, तीनों तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए, बचा क्या है, ए, कॉम्प्लेक्स वे ऑफ लाइफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स, नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको, ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आप देखो यहां पे क्या है, फॉलोइंग इन द सीक्वेंस ऑफ generating geothermal, it is so hot that when it rises to the earth's surface it turns into steam. Groundwater in such area where the geothermal gradient is high absorbs heat from the rocks and become hot. This stream is used to drive turbines and generate electricity. बधाई हो, यहां तो इलेक्ट्रिसिटी बनी गई, तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, है ना, ये सबसे लास्ट में आना चाहिए। Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth. ये स्ट्रीम बन रही है, ठीक है, स्ट्रीम गर्म हो रही है, मतलब ये पानी गर्म हो रहा है, ये स्ट्रीम बन रहा है, तो पानी पहले गर्म होगा फिर स्ट्रीम बनेगा, ठीक है। तो और थर्ड लास्ट वाला है, थर्ड लास्ट वाला है, तो थर्ड लास्ट आना चाहिए, तो मतलब ये दो में से ही आंसर सही होगा, ठीक है, थर्ड लास्ट आना चाहिए। देखो मतलब अब टेक्निक लगा रहे हैं, मुझे आंसर नहीं पता है, लेकिन थर्ड लास्ट होगा, थर्ड लास्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से ही कुछ होना चाहिए। और पहले क्या हो रहा है, पहले जैसे अगर आप देखोगे तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट अब्सॉर्ब करेगा, हीट अब्सॉर्ब करने से भी पहले जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करती है बिकॉज अर्थ ग्रोस प्रोग्रेसिवली हॉटर। हाँ, सबसे पहले क्या होगा कि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे जमीन गर्म होगी, जमीन गर्म होगी तो वो क्या करेगी, हीट अब्सॉर्ब करेगी और रॉक्स वहां की गर्म होगी, और वो जो पानी रहेगा वो पानी क्या हो जाएगा, स्टीम बन के ऊपर उठाएगा। तो फोर है क्या स्टार्टिंग में, ये रहा 4, ठीक है, ये फर्स्ट पहले ये होगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड, है ना, तो ये लास्ट हो जाएगा। तो उस तरह से ऑप्शन ए शुड बी दी right answer for this question. Option A is the right answer. ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, द WTO, देखो ऐसे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपने असर्शन रीजन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, नहीं करी है तो मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूं। ठीक है, 3 स्टेप की निंजा टेक्निक है। पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप यह है कि द WTO मतलब कोई भी स्टेटमेंट है तो पहले देखो कि पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। स्टेप 1 चेक, अगर सही है तो टिक लगा देना। दूसरा स्टेप ये देखो कि दूसरा स्टेटमेंट सही है गलत है, अगर सही है तो स्टेप 2 चेक, टिक लगा देना। अब जब दोनों स्टेटमेंट सही है ना तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट या फिर ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ये तो ऑप्शन से ही हट जाएंगे अगर 2 स्टेप आपने चेक कर ली। अगर पहली स्टेप पे आपको पकड़ में आ गया कि नहीं स्टेटमेंट गलत है तो फिर ये कर देना ओनली 1 इज करेक्ट या फिर ओनली 2 इज करेक्ट, है कि नहीं। ठीक है, तो पहले ये 2 स्टेप्स पे काम करना। अब दोनों स्टेप्स चेक हो गई तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। क्यों? क्योंकि गलत कुछ है ही नहीं, फिर बच यही 2 रहे हैं। तो फिर आपको बस ये देखना है स्टेप 3 में कि क्या स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर वाइसा वर्सा, जैसा भी कहानी है। ठीक है, तो अब यहां देखते हैं, द WTO however has been criticized and opposed by those who are worried about the effects of free trade and economic globalization। ठीक है, तो जो लोग फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की चिंता करते हैं एट टाइम्स वो खुद लोग भी WTO को क्रिटिसाइज करते हैं। सही बात है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेप 1 चेक। ठीक है, स्टेप 2, फ्री ट्रेड डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल्स लाइफ मोर प्रॉस्परस। क्यों? क्योंकि फ्री ट्रेड के नाम पे ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा है तो उससे ऑर्डिनरी लोग जो है उनकी लाइफ प्रॉस्परस नहीं होती है। सही बात है। क्यों? क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। अब क्या ये स्टेटमेंट इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? ठीक है, दोनों इनकरेक्ट तो है ही नहीं, दोनों इनकरेक्ट तो है ही नहीं, तो ये सारे हट गए, तो बचा ही ये वैसे तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली प्रेजेंट्स द रीजन फॉर स्टेटमेंट 1। मतलब कि फ्री ट्रेड जो है वो आप जैसे अगर देखोगे ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ प्रॉस्परस नहीं बनाता, इसीलिए उसके सपोर्टर्स भी एट टाइम्स क्या करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो बोथ ए एंड आर, मतलब ये पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट असर्शन और रीजन की तरह देखोगे तो दोनों सही है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्टली एक रीजन प्रूफ कर रहा है फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। परफेक्ट। नेक्स्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जैसे अगर आप देखोगे सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। सेटलमेंट क्या अलग अलग तरह के हो सकते हैं, स्टेप 1 चेक, सही बात है। वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, स्टेप 2 चेक। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब चेक करो क्या रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
तो यहां जैसे अगर आप देखोगे तो वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स बिकॉज वेरियस फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द सेटलमेंट ऑफ ग्रोथ। तो यस, रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग कि व्हाई सेटलमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स और वेरियस टाइप्स। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में क्या हो जाएगा, सी शुड बी द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। समझ गए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला असर्शन दिया है मेडिटेरेनियन रीजन्स हैव बीन इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन द हिस्ट्री। सही बात है। तो सिंस टाइम इमेमोरियल जैसे अगर आप देखोगे तो यूरोपियन सिविलाइजेशन ही वो मेडिटेरेनियन सी के रीजन के आसपास स्टैब्लिश हुई है। तो मेडिटेरेनियन रीजन्स हैव बीन इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री। अब रीजन क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है कि प्लेन एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्लेन एरियाज, रीजन ये दिया गया है कि प्लेन एरियाज आर फेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मेडिटेरेनियन रीजन इसीलिए क्या कह सकते हैं आप, मेडिटेरेनियन रीजन इसीलिए बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रहा है या फिर इनहेबिटेड हुआ है क्योंकि वहां पे प्लेन एरिया है और उसके चलते क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना, रोड्स बनाना, इंडस्ट्रीज बनाना आसान रहा है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो वो वही बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एस, नहीं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, मतलब रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक मैंने आपको बताया क्या है, 1 से 17 तक अगर आप जैसे देखोगे तो आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 तक तो मतलब 14 तक सब ठीक है, 15, 16, 17 जो है तो वो इससे आ रहा है, पैसेज से। अब ये पैसेज कहां से आया देखो, रेगलन सिद्धि इज अ स्मॉल विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर महाराष्ट्र। इट हैड बिकम एन एग्जांपल ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट थ्रू द कंट्री। तो अब ये यहाँ पे कहां पे, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाले सेक्शन में आप जैसे देखोगे तो वाटर रिसोर्सेज वाली जो कहानी है वहां से ये सवाल आया, वाटर रिसोर्सेज वाले पार्ट से। ठीक है, तो रेलगन सिद्धि ये जो अहमदनगर के पास, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में जो गांव है, तो उसका एग्जांपल दिया गया कि वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू उन्होंने क्या किया, एक बेंचमार्क सेट किया कंट्री में। 1975 में दिस विलेज वाज कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी एंड इलिसिट लिकर ट्रेड। तो बहुत ज्यादा शराब का बिजनेस यहाँ था, गरीबी थी, सारी समस्याएं थी। ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है, जब एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन जो है वो गांव में पहुंचते हैं तो वो वाटरशेड डेवलपमेंट का काम करते हैं। मतलब कि वो पूरा क्षेत्र जहां पे जो एक कैचमेंट एरिया बनाता है तो वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी, जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है, ये जो प्रोवर्ब है ना, ये सच में सिद्ध करता है क्योंकि पानी होता है तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं लोग, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करो कहां से आया है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी में कहां से है, कहां से क्वेश्चन बन के आ रहा है, वाटर रिसोर्सेज वाला। ठीक है, तो वो वाटर रिसोर्सेज वाले पार्ट पे आप जैसे जाओगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये है। तो अब वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आए तो उनके बारे में बताया गया कि ही कन्विंस्ड विलेजर्स अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ। अभी हो सकता है काफी बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हो, ठीक है, इंतजार भी कर रहे हैं कि चैप्टर हो तब तो करें सर। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि सैंपल पेपर डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपने चैप्टर ना पढ़ा हो और आप क्वेश्चन देके फिर घबराओ, सर मुझे तो बन ही नहीं रहा। ये सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पैटर्न समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा वो पैसेज दिया है, आप क्वेश्चन देखोगे ना, which of the following methods of water conservation brought prosperity in रेलगान सिद्धि। ठीक है, तो रेलगान सिद्धि में जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, किस मेथड के कारण, किस मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन के कारण प्रॉस्पेरिटी आई। तो रेलेगन सिद्धि में आप जैसे देखोगे वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करी उन्होंने, ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फोकस भी नहीं किया, डैम भी नहीं बनाया उन्होंने, वाटरशेड डेवलपमेंट पे फोकस किया। ठीक है, मतलब उस पूरे एरिया का आपने क्या किया, पूरे एरिया को आपने कह सकते हैं कि ड्रॉट रेजिस्टेंस बनाते हुए वहां पे उसको जितना पानी आ रहा है तो उस पानी को आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं और ग्रीनरी पे फोकस कर रहे हैं, तो वो वाटरशेड डेवलपमेंट था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following measures were taken to increase democratic participation in village। अब एक मैं आपको और थंब रूल बताता हूं, निंजा टेक्निक बताता हूं। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जब आएंगे ना तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप पहले वो पढ़ो, क्या कि पहले पैसेज पढ़ो फिर क्वेश्चन पे आओ। मैं आपको अदर वे राउंड एक अप्रोच बताता हूं कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, क्वेश्चंस पहले पढ़ लिया करो और फिर पैसेज पढ़ा करो, तो वो बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चंस रहेंगे और पैसेज पढ़ते पढ़ते आंसर अपने आप फिर उठाने लगोगे आप, समझ गए वो चीज। तो which of the following measures were taken to increase democratic participation in the village। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, लोकल बॉडी इलेक्शंस, लिकर प्रोहिबिशन, ऑल ऑफ द अबव। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हो रही है, लोकल बॉडी इलेक्शंस इज द राइट आंसर, तो बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following made रेलेगन सिद्धि, ठीक है,
इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड, जैसे आप पैराग्राफ में देखोगे तो यहां बताया गया है क्या कि वो जो है तो कम्युनिटी लीडर्स जो है तो कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, न्याय पंचायत वगैरह जो है तो वो उन्होंने सेटअप किया, स्कूल अपने पैसों से इकट्ठा करते हैं, सारी मतलब अपने पैसों को इकट्ठा करके स्कूल बनाया उन्होंने सारा सब कुछ। तो वो क्या है, वो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है वो गांव अपने आप से चल रहा है, ठीक है, अपने आप से चल रहा है। तो यहाँ पे वही पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड रेलेगेंस द इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड। तो लिकर प्रोहिबिशन से फर्क तो पड़ा है, लेकिन उससे वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने वॉलेंटरी लेबर का जब काम शुरू किया ना कि हम सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, हम खुद अपना लेबर, अपना एफर्ट, अपने पैसे, चंदा इकट्ठा करके देश गांव को विकसित कर लेंगे, तो वो लेबर एफर्ट बिकेम द रीजन। लोकल बॉडी इलेक्शन भी थे, एग्रीकल्चर भी कहोगे, मतलब सारे चीजें, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है जिससे वो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एड के बिना सेल्फ रिलायंट बन गए, इंडिपेंडेंट बन गए, तो वो वॉलेंटरी लेबर इज द राइट वर्ड, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आ जाओ अब शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर का सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 18 से जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो सेक्शन है आपका, ये सेक्शन 3 नंबर वाला सेक्शन है। फाइन, यहां क्या क्या दिया गया है, तो जैसे आप देखेंगे पैसेज दिया है पहले, क्वेश्चन नंबर 18 जो 18 19 आई गेस पैसेज वाले हैं। तो अब यहां पे बताया गया तो क्या है, बारमूर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस बारमूर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अब ये इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहां से आया है, तो यहां से जैसे आप देखोगे तो डेवलपमेंट वाला जो चैप्टर है, ठीक है, डेवलपमेंट इन द सेंस कि कौन सी बुक है आपकी, वो इंडिया, हाँ इंडिया वाली बुक जो है, ठीक है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उस बुक में जो 5th 6th नंबर का चैप्टर है ना, उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, जहां पे आप क्या देख रहे हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात जो की जा रही है कि किस तरह से बारमोर ट्राइबल एरिया जो है, जहां पे होली तहसील चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है, वहां पे कैसे विकास हुआ, ठीक है, गद्दी ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, गद्दी ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। तो वो वाला पैसेज है, ये पैसेज आइडेंटिफाई कर लिया कहां से आया है, सवाल क्या क्या है देखो। तो पहले सवाल देख लो, हाउ हैव द गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन। मुझे ये लगता है 10th क्लास के बच्चों का भी सैंपल पेपर बना, ठीक है, आपका भी बना रहा हूं, और स्पेसिफिकली ज्योग्राफी वाले बच्चों की, पॉलिटिकल साइंस का तो फिर भी थोड़ा टिपिकल रहता है। ये आपको इजीएस्ट पैसेज वाला, मतलब जो पैसेज बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इजीएस्ट है, मतलब जो पैसेज दे रहे हैं उसी में तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, छोटी क्लासेस में आता था वैसा। तब क्या है, हाउ दी गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी मेंटेन दी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी द हिमालयन रीजन। तो यहां पे दिया गया है, क्लियरली दिया गया है कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करते हैं। तो इनहेबिटेंट गद्दी कम्युनिटी हैव मेंटेन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन एज दे प्रैक्टिस ट्रांसह्यूमंस एंड कंजर्व्ड थ्रू गडाली डायलेक्ट, ठीक है, तो गडाली लैंग्वेज है और ट्रांसह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं, मतलब पहाड़ पे चढ़ना उतरना। तो वो डायरेक्ट दिया है आंसर, तो आप ये लिख सकते हो, गद्दी ट्राइबल कम्युनिटी हैव मेंटेन्ड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द हिमालयन रीजन एज दे प्रैक्टिस्ड ट्रांसह्यूमन एंड कन्वर्स थ्रू गडाली डायलेक्ट्स। सिंपल, व्हिच फैक्टर हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द रीजन टू रिमेन बैकवर्ड। अब ये बात भी है कि ये इकोनॉमी और सोसाइटी जो उनकी तो पिछड़ी रह गई है, ठीक है, तो क्यों पिछड़ी रह गई, तो जैसे बताएंगे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, लो रिसोर्स बेस, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट। फाइन, तो यही सारे आंसर में आ जाएंगे, ये सारा आंसर आ गया। बारमर, ये जो बारमूर ट्राइबल रीजन है, वहां पे हार्श क्लाइमेट, लो रिसोर्स बेस, फ्रेजाइल एनवायरनमेंट, सो ऑल दीज फैक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन। अंडर द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व्हिच एरियाज वर गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, कौन से एरियाज को, तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे बताया गया है, तो द ट्राइबल सब प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1974 एंड द बारमूर वाज डेजिग्नेटेड वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। This area development plan was aimed at improving the quality of life and Gaddis, narrowing the gap between level of development between Barmor and other areas of Himachal Pradesh। तो ये बारमोर सब प्लान में क्या आपको देखने को मिलता है कि जो बारमोर रीजन है, ठीक है, इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करके डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। तो द प्लान लेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छा रीजन्स पूछे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, तो यहां पे जैसे अगर आप देखोगे, दिस प्लान लेड हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो इस पे फोकस किया गया, यही पूछा है। मतलब इतना इजी था कि मैंने उस क्वेश्चन को डबल भी नहीं देखने की कोशिश करी, सब कुछ पैसेज से डायरेक्ट आंसर थे। तो मुस्कुराओ जरा कि हाँ सैंपल पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ रहे, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा बोर्ड एग्जाम में भी आए, लेकिन गारंटी नहीं है। तो अपने एफर्ट्स कम मत कर देना, मेहनत तो उतनी ही करके जाना कि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेना तो बनना चाहिए, वहां हाथ खड़े करने का ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये हो गया। इसके बाद में आगे देखोगे तो अब देखो, अब ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में मैप बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है, मतलब आपको मैप के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या है? नेम द रेलवे लाइन एंड नेम द कंट्री वेयर इट लाइज। तो नेम द रेलवे लाइन,
3 नंबर के क्वेश्चन है तो एक एक करके पार्ट में पूछे। रेलवे लाइन कौन सी है, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है ये, ध्यान है। और कौन सी कंट्री है, रशिया जो है आर्टिक रशिया जो है, तो उसमें आता है पूरा का पूरा ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन इट लाइज इन द आर्टिक रशिया, आर्टिक रशिया। अब क्या है, नेम द स्टेशंस मार्क्ड एस ए एंड बी। अब बोल रहे हैं ए और बी कहां है सर, तो देखो यहां ए लिखा, ये कौन सा स्टेशन है इस ट्रांस साइबेरियन लाइन का, और बी ये कौन सा स्टेशन है, ठीक है। तो ये ए आपका मॉस्को है और बी आपका चिटा है। तो यहां पे जैसे आप देखोगे तो मॉस्को और चिटा इज दी राइट आंसर। ए इज मॉस्को, बी इज चिटा, ठीक है। ये 2 रेलवे स्टेशन है। सी स्टेट 2 रीजंस व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया। अब ये जो रूट है ये एशिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट क्यों है, 2 रीजन बताओ। तो पहली चीज तो ये पूरे रशिया को क्या करता है, बाय लैंड रूट कनेक्ट करता है। दूसरी चीज क्या है कि सेंट्रल एशिया के जो कह सकते हैं फर सेंटर्स हैं, ठीक है, और जो गुड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी डेवलप करता है ताकि वेस्टर्न यूरोप तक मार्केट मिल जाए। शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आंसर का वही रखना जो पूछा है, फाइन। तो सिंपल सी चीज, इट हेल्प इन ओपनिंग अप एशियन रीजन टू द वेस्ट यूरोपियन मार्केट। एज आई टोल्ड यू कि वेस्ट यूरोपियन मार्केट में कनेक्टिविटी डेवलप हुई है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा एग्जांपल जो है, दूसरा रीजन जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट रूट है एशिया में, वो क्या है कि चिटा इज एन इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर एंड इरक्तुश अ फर सेंटर कनेक्टिंग देम इन ओडेयस इन दी साउथ। तो ये चिटा हो गया, इरक्तुश हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी साउथ के टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज में डेवलप होती है। सेंट्रल एशिया से अगर आप जैसे देखोगे तो एकदम जो साउथ एशियन नेशंस तक है वहां तक आप देखोगे तो बाय लैंड कनेक्टिविटी डेवलप करने में ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ में आ गया। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट कह सकते हैं दिस क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप में ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मैप पे उन्होंने 3 सवाल पूछ लिए। फिर अगर आप जैसे देखोगे तो अब क्या मैप वाले क्वेश्चन तो जो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं ना वो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करना है जो विजुअली इंपेयर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं। क्या है, तो वही क्वेश्चन जो आपके थे वैसे ही है। इन दी लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ऑफ एशिया, तो वो ट्रांस साइबेरियन हो जाएगा। 2 मतलब कैपिटल सिटी क्या है, मॉस्को है, और इंपॉर्टेंट वो है इंपॉर्टेंट एग्रो सेंटर, तो चिटा का नाम लिख दिया आपने। 2 रीजंस व्हाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया, तो ओपनिंग ऑफ द एशियन रीजन्स, और दूसरा वो एग्रो सेंटर इरक्तुश वगैरह जो है तो वहां उनको कनेक्ट करता है साउथ के साथ में। समझ में आया। तो क्वेश्चन वही है, बस मतलब कि वो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई स्पेसिफिकली ए और बी कोई पॉइंट देख के नहीं उन्हें बताना है आंसर, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी चीज है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, तो द नंबर ऑफ पीपल स्प्रेडेड ओवर द एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कैसे लोग स्प्रेड हुए वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन दर्शाता है। अब आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बताना है और उसको फिर एक्सप्लेन करना है कि फिजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखो 1 नंबर क्वेश्चन ब्रेकअप समझना है, 1 नंबर यहां पूछ लिया, फिजिकल फैक्टर का एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो, इकोनॉमिक फैक्टर को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो कि कैसे वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ में आया। तो सीधा सिंपल सटीक जिसे कहा जाता है क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर के तरीके से पूछ दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर के तरीके से पूछ दिया है। तो अगर हम जैसे देखें तो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। ये आपने लिख दिया डेंसिटी के बारे में, सिंपल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मार्किंग स्कीम में आंसर सारे मिल जाएंगे आपको रेडीमेड, आंसर लिखने की दौड़ में मत लगाना, रिकॉल करो किधर से आया, ठीक है। अच्छा, तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फिजिकल और कह सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकली जैसे अगर आप देखेंगे तो प्लेन एरियाज ज्यादा क्या होते हैं, इनहैबिटेड होते हैं। एग्जांपल में आपने लिख दिया कि क्या नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जांपल देना है और एक्सप्लेन करना है। इकोनॉमिक फैक्टर मतलब जहां इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा होती है, तो इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर हेवीली पॉपुलेटेड, तो वो चीज लिखना रहेगी। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मेजर ऑफ ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। It helps in getting a better understanding of spatial distribution of population in relation to land. The physical factors like climate, terrain, and availability of water affects population distribution. ठीक है, physical factors में ये हो गया, climate है, terrain है, availability of water, ये सारी चीजें affect करती है। एग्जाम्पल में
जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो गए, डेल्टा हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, यहाँ पे क्या है, हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है दूसरे रीजन से, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली फेवरेबल कंडीशंस है। अगला जैसे देखोगे तो इकोनॉमिक फैक्टर जो है, तो जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स कॉज हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अर्बन रीजन ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे। तो ये आपने लिख दिया। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा हो तो स्पेसिफिकली इंडिया के एग्जांपल लिखना, बाकी ओपन है तो आप वर्ल्ड के भी एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन देखा ना कैसे गया 3 नंबर में। अब इसमें और में अगर आया तो आप जो भी आंसर लिख रहे हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 20 करो या 20 का और करो, मेंशन जरूर अच्छे से करना। आंसर शीट में बहुत सारे बच्चे वहां गड़बड़ कर देते कि लिख रहे हैं आंसर ऊपर वाला, ठीक, मतलब और वाला लिख रहे हैं तो और मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो चीज। अब क्या होता है, अगला और में क्वेश्चन ये आया, विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन दी 3 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तीनों स्टेज, फर्स्ट स्टेज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपसे क्या कहा, सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया है। देखो एक क्वेश्चन आगे भी आया था ऑब्जेक्टिव में, एक ये यहां दे दिया इन्होंने। तो ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वाले जो एरियाज रहते हैं ना, पिछले 2-3 सालों का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उनमें से ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं। क्लियर हुआ? तो विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम एक्सप्लेन दी 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की 3 स्टेज क्या है, तो 3 स्टेज जो है, तो एक्सप्लेन दी 3 स्टेज मॉडल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डायग्राम जरूर बनाना, तो ये डायग्राम जो है नीट एंड क्लीन तरीके से लेबल करना उसमें आप, ठीक है। कंट्री वंट्री नहीं लिखना है आपको, लेकिन इतना, ठीक है, कि ये क्रूड बर्थ रेट डेथ रेट हो गया इधर, ठीक है। और इधर भी जैसे अगर आप देखोगे टाइम, तो विद टाइम क्या है, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट की दोनों लाइन है। फिर डेथ रेट कम होता चले जाता है, बर्थ रेट लेकिन ग्रेजुअली कम होता है। तो ये जो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज रहता है एक्सपेंडिंग स्टेज का, वो स्टेज 2 रहता है। स्टेज 3 में लो फ्लक्चुएटिंग, मतलब बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। ये तीनों स्टेज बताना रहती है और तीनों स्टेज को फिर एक्सप्लेन कर दो सिंपल वही शब्दों में। तो फर्स्ट स्टेज जो है हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, ठीक है, बिकॉज पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस मोर एंड कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू द एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। अब क्या हो रहा है, खाने की कमी है, फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटी। तो ये इनिशियल फेज है जब कंट्रीज जो कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड, लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है उनमें ये स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो, तो जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन देना है आपको, ठीक है। पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर वेयर लार्ज फैमिलीज आर एन एसेट। अब क्योंकि सब खेती कर रहे हैं तो ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि डेथ ज्यादा होती तो बच्चे पैदा भी बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्लो, पीपल आर mostly illiterate and have low levels of technology. 200 years ago all countries of the world were in this stage. 200 साल पहले पूरी दुनिया ही ऐसी थी। फिर स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है देखो, तो प्रॉपर अच्छे से आंसर लिखना। स्टेज 2 डायग्राम भी बनाना। स्टेज 2 फर्टिलिटी अभी भी हाई है, मतलब लोग बच्चे तो पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है, हेल्थ वगैरह उसमें इंप्रूवमेंट होने से आपने डेथ रेट को ग्रेजुअली कम कर लिया है स्टेज 2 में, है ना। तो फर्टिलिटी रिमेन्स हाई इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद टाइम, ठीक है। दिस इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड मोर्टेलिटी रेट, इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। और ये जो गैप रहता है इसी कारण से आपको एक नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन देखने को मिलता है। समझ में आया? फिर थर्ड स्टेज जो है, तो बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोथ स्लोली। अब क्या हो रहा है, थर्ड स्टेज में लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज जो है, तो बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो गया, डेथ रेट भी डिक्लाइन होगी, लोग अवेयर हो गए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई है, फैमिलीज लिटरेट हैं, तो उस कारण से क्या होता है कि फैमिली साइज वगैरह भी छोटे होते हैं, सर्विस सेक्टर में लोग ज्यादा चले जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज का ये सिनेरियो रहता है, जैसे जापान, कनाडा, यूएसए का एग्जांपल दिया है। तो ये तीनों पॉइंट्स, ये जो आपका ये इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट देखो बार बार बता रहा हूं, बर्थ रेट डेथ रेट वाला ये जो पूरा चार्ट है आपका, ठीक है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन, एग्जामिन दी फीचर्स ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज। हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग के क्या फीचर्स है? छोटे लेवल पे होती है, ठीक है, मतलब बहुत इनिशियल लेवल पे स्टार्ट जो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस वो कॉटेज और हाउसहोल्ड इंडस्ट्री से होता है, मशीनरी नहीं होती है, प्रोडक्शन कम होता है। ये सारे पॉइंट 3 नंबर के हिसाब से आपको लिखना रहेंगे। सिंपल है। तो द फीचर ऑफ कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग और हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज, कोई भी 3 पॉइंट लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिख दो, ठीक है। यूज ऑफ लोकल रॉ मटेरियल और सिंपली टूल्स बाय आर्टिशियंस, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एवरीडे इन होम। आर्टिशियंस जो रहते हैं तो घर के ही मेंबर, फैमिली मेंबर ही जो है वर्कर्स की तरह काम करते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द सेम हाउसहोल्ड और सोल्ड इन द लोकल मार्केट। तो कोई इंटरनेशनल मार्केट नहीं होता है, अमेजॉन टाइप से अपनी दुकान वाला सिस्टम भी नहीं रहता है, वहीं लोकल मार्केट में ही खरीद बेच चलती है इन गुड्स की। सम कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्टर इंक्लूड्स फूड स्टफ, कंटेनर्स, फैब्रिक्स, टूल्स, फर्नीचर्स, फिंगरिंग्स, ठीक है, फिगरिंग्स,
उसके बाद में क्या ज्वेलरी, पॉटरी, ये सारा। तो ये सारी चीजें जो है, ठीक है, जो बोलते हैं ना लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो हाउस होल्ड और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आता है। अगला देखोगे, अगला सवाल क्या है, हाउ इज, ये और में क्या नहीं, हाउ इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। कहां से आया ये, तो ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 1 आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग के चैप्टर में आप देखोगे तो दो कॉन्सेप्ट है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो ये अर्ली स्टेज है जब ह्यूमन बींग्स को क्या करना पड़ता था, नेचर के आगे झुकना पड़ता था, नेचर को सर्वोपरि मान के चलना पड़ता था, ठीक है। तो वो अर्ली स्टेज की बात हो गई। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में मतलब क्या है कि कैसे फिर नेचर को ह्यूमन बींग्स ने क्या कर दिया है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया। ठंड है तो हीटर चलाएंगे, गर्मी है तो एसी चलाएंगे। आया समझ में, ध्यान आ रहा है, कुछ पढ़ा है चैप्टर 1 में, ये आपने सब पढ़ लिया होगा लगभग इस समय तक। तो अगर हम बात करें, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो थंब रूल वही रहेगा कि 3-3 पॉइंट दो, आगे बढ़ो, ठीक है। दिस रेफर्स टू द अर्ली स्टेज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस, वेयर ह्यूमंस आर अडेप्टेड टू डिक्टेट्स ऑफ नेचर। और ह्यूमनाइजेशन में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन बिटवीन फोर्सेज ऑफ नेचर एंड ह्यूमंस who begin to understand the forces of nature and try to control it, tame it. It indicates very low level of technology and social development. टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम नेचर के आगे झुक के बैठे थे। अब क्या होता है कि जब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो रहा है, तो जब क्या होता है, डेवलपमेंट हुआ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का, तो हमने क्या कर लिया, नेचर के ऊपर काबू पाने की कोशिश करी, नेचर की फोर्सेस को बीट करने का कोशिश किया, वो चीज। नेचुरलाइज्ड ह्यूमन लिसन टू नेचर एंड आर अफ्रेड ऑफ इट्स फरी एंड वर्शिप नेचर। अब जब नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग से तो नेचर से डरते हैं क्योंकि नेचर के ऊपर काबू नहीं पा सकते। और जब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया, तुमने बोला अब नेचर का तो हम लगाम लगा देंगे, ठीक है। तो ह्यूमंस मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम एंड दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में आप बताना किसने क्या थ्योरी दी। और उसके बाद में जैसे अब क्या, एक मध्यम पाथ, मिडिल पाथ वाली भी कहानी थी, ध्यान आ रहा है चैप्टर, तो वो हो गया। अगला क्या इसमें और में जो क्वेश्चन है, देखो, द अप्रोचेस टू स्टडी the approaches to the study of human geography have been evolving over a period of time. How have these schools of thought changed the approaches of study to human geography? अब क्या हो रहा है, जैसे आप approaches to human geography की बात करेंगे, क्या क्या अप्रोच रही है ह्यूमन ज्योग्राफी की पढ़ने की। देखो आपको क्या करना है, सबसे बेसिक चीज ये होती है कि पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन किधर से आ रहा है। क्या है, the approaches to study of human geography have been इवॉल्विंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी ये कहां से आ रहा है, बस वो आइडेंटिफाई कर लो। तो ये आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है, तो जो एक बॉक्स में दी है ना, कौन कौन सी अलग अलग बिहेवियरल अप्रोच और ये सारी अप्रोचेस है, क्वेश्चन वहां से आया, बस क्वेश्चन कहां से आया क्लिक कर लिया तो फिर हम उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ध्यान आ रहा है, क्लियर। तो हाउ हैव दीज स्कूल्स ऑफ थॉट चेंज द अप्रोचेस ऑफ स्टडी टू ह्यूमन ज्योग्राफी। तो वही सारी चीजें कि सबसे पहले जैसे वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है, तो इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, तो इन ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। अब ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है तो सोशल वेलबींग से ही जुड़ा हुआ है, ध्यान आ रहा है। दिस इंक्लूडेड एस्पेक्ट्स सच एज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। Geographers have already introduced a paper as geography of social well-being in the post-graduate curriculum. तो ज्योग्राफी क्या देखा जा रहा है, ज्योग्राफी को वेलबींग के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, तो ये अप्रोच रही थी। उसके अलावा फिर आप जैसे देखोगे तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। कंटेम्परेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो अब देखो यहाँ पे ये जो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट था, कनेक्ट करो इसको, तो इसमें बेसिकली बात वही करी गई कि सारा रूट कॉज जो है मार्क्सियन थ्योरी चली गई, कैपिटलिज्म है उसको ज्योग्राफी के साथ जोड़ के बेसिक आइडिया जो है वही कार्ल मार्क्स का है। फिर क्या है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, तो क्या देखने को मिल रहा है, ह्यूमनिस्टिक में आप वेलफेयर अप्रोच से देख रहे हैं, रेडिकल में आप पॉवर्टी का कॉज, कैपिटलिज्म को बता के देख रहे हैं ज्योग्राफी को। फिर बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन lived experience and also on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion. अब behavioral school of thought में आप now you are looking into the geography with the different behavioral patterns which can be based on ethnicity, race, religion etc. तो ये जो approach है, approach to study human geography have been evolving over a period of time and different school of thought such as welfare humanistic school of thought, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ये सारा पार्ट आ जाएगा। क्लियर है। अगला 23rd क्वेश्चन क्या है, अभी देखो आपका ये सेक्शन बी ही चल रहा है। 23rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलिसिडेट एनी
3 characteristics of most effective and advanced personal communication system in India. मोस्ट इफेक्टिव एंड एडवांस पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या है, इंटरनेट वाला। कहां से आया है सवाल, इन इंडिया, इन इंडिया। तो उसको मैंने आपको हिंट दिया है, कहां से, थोड़ा सा देखो, कम्युनिकेशन वाला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर इंडियन कंटेक्स्ट में। तो आप यहां पे क्या ले जाएंगे, पॉइंट्स, तो पॉइंट्स आप ले जाएंगे पूरे के पूरे वही वाले कि क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट और ये वाले पॉइंट्स। क्लियर हुआ? तो द इंटरनेट इज द मोस्ट इफेक्टिव एडवांस्ड पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया, enables the user to establish direct access to the world of knowledge and information. It's like a huge central warehouse of data with detailed information on various topics, provides information on low cost. It's being used increasingly for e-commerce and carrying out money transactions. तो ये 3 characteristics of most effective and advanced personal communication system में आप इंटरनेट, उसके बाद में आप कह सकते हो क्या कि बेटर कनेक्टिविटी ऑन पर्सनल लेवल। तो यू आर ओपन टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्या सीखे, पैटर्न क्या पकड़ा इसमें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो ओपन एंडेड रहेंगे। ओपन एंडेड मतलब क्या है कि स्पेसिफिकली जरूरी नहीं कि बुक में आपको कोई टॉपिक मिलेगा प्रिसाइजली। आप ओपन एंडेड टॉपिक है, अपने एंड पे खुले विचार से लिख सकते हो, खुल के लिख सकते हो इन क्वेश्चंस के आंसर्स। क्लियर हुआ? तो ये एक कहानी होगी। अगली चीज जैसे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आगे आपका सेक्शन सी, जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। तो ये आगे आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में क्या देखने को मिल रहा है कि डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इन विच पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब क्या है कि जैसे आप कहां से आया, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज वाला जो चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, देख रहे हो ना आप, इंडियन कंटेक्स्ट में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक में चले गए। अगर आपको वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये आपकी बुक में आ गए, कौन सी वाली में, वर्ल्ड वाली जो बुक है उसमें। तो वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलना, किधर से आ रहे हैं। डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इन विच पार्ट ऑफ दिस इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड। तो आप क्या लिखेंगे, आप जैसे अगर आप देखेंगे तो एक तो विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज दिस प्रैक्टिस, तो आप देखेंगे कि एक कह सकते हैं एक वेट टेम्परेट रीजन वाला वो एक पार्ट आ जाएगा, एक और दूसरा आई गेस दूसरा वाला पार्ट वो था, हाँ, जहां पे नॉन ग्रेन्स क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में बेसिकली आप डिपेंडेंट हो रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। क्लियर है? तो वही आ जाएगा। तो ये आ गया वेट पेडी कल्टीवेशन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का, और दूसरा जाएगा क्रॉप्स अदर देन पैडी, मतलब ग्रेन्स के अलावा जो दूसरी क्रॉप्स आ जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। There are 2 types of intensive subsistence agriculture types। देखो तो टाइप्स में जो आपको जो 2 सब टाइप मिल रहे हैं, तो एक तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, वेट पैडी कल्टीवेशन जहां डोमिनेट कर रहा है, और दूसरा क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी, क्रॉप्स अदर देन पैडी वाला एक क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये दो तरह के इंटेंसिव कल्टीवेशन वाला जो वो है उस पे मेजर आपको फोकस रखना है। सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसून एशिया। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला हो गया डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। तो दिस टाइप ऑफ कल्चर, और ये बेसिकली आपको मॉनसून एशिया में ही देखने को मिल रहा है। कारण सिंपल सा है कि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, इंटेंस प्रेशर होगा एग्रीकल्चरल लैंड पे, है ना। तो क्या है, तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप। Land holdings are very small due to the high density of population. Farmers work with the help of family labor, leading to intensive use of land. Use of machinery is limited, and most of the agricultural operations are done by manual labor. Farmyard manure is used to maintain the fertility of soil. In this type of agriculture, the yield per unit area is high, but labor productivity is low. तो दिखती बात है कि आप इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को परफॉर्म कर रहे हो तो लैंड के ऊपर इंटेंस प्रेशर रहेगा, यील्ड पर यूनिट जो रहेगी वो कम रहेगी, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है, आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। टेक्नोलॉजिकली अगर आप जैसे देखेंगे तो यील्ड पर यूनिट हाई रहती है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी लो रहती है, क्योंकि क्या लेबर इंटेंसिव पे काम कर रहे हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी, ये चीज है। क्लियर हुआ? ये हो गया एक तो वेट पैडी कल्टीवेशन, और दूसरा क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल एंड सम अदर
geographical factors, it is not practical to grow paddy in many parts of the monsoon Asia. Monsoon Asia में intensive subsistence farming को परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन हर जगह पैडी ही ग्रो की जाए, दिस इज नॉट कह सकते हैं दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हर जगह पैडी ग्रो हो, चावल धान की खेती हो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना. तो वही चीज है. तो वीट, सोयाबीन, बार्ली एंड sorghum are grown in northern China, Manchuria, North Korea, North Japan. In India, wheat is grown in western part of the Indo-Gangetic plains and millets are grown in the dry parts of the western and southern India. Most of the characteristics of this type of agriculture are similar to those dominated by wet paddy except that irrigation is often used. तो ये आपका intensive subsistence agriculture dominated by crops other than paddy आ गया कि जहां पे intensively cultivate किया जाए, लेकिन paddy नहीं है, paddy के अलावा दूसरी crops है और उसके पीछे के अलग अलग reasons हैं. क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 25. तो यार 25 क्या है? डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स एंड अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. कहां से आया अब ये क्वेश्चन? ठीक है, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे आप जैसे देखेंगे क्या कि स्लम्स हो गया, अर्बन वेस्ट हो गया. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में ये प्रॉब्लम्स कैसे एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है. तो अब इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो? आप सारा लिख सकते हो. जैसे आप देखेंगे स्लम्स जो है तो माइग्रेशन के कारण स्लम्स जो एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं, तो वहां पे पुअर सैनिटेशन वगैरह, ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम से, हाउसिंग प्रॉब्लम से, हेल्थ हजार्ड्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड. ऑल दीस प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद स्लम्स एंड अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. तो वही सारे पॉइंट. 5 नंबर का है तो 5 आइडिया आपको कम से कम पिच करना रहेंगे. ठीक है, वही मार्किंग स्कीम में सारे आंसर दिए, लेकिन आपको आइडिया आंसर देखने से पहले लग जाना चाहिए कि क्या जाएंगे आंसर्स. क्लियर? तो द स्लम, झुग्गी झोपड़ी, क्लस्टर्स एंड कॉलोनीज ऑफ शैंटी स्ट्रक्चर्स is a major problem faced by urban settlements in developing countries like India. These are inhabited by those people who have forced to migrate from rural areas to these urban centers in search of livelihood, but could not afford proper housing due to high rent and high cost of land. They occupy environmentally incompatible and degraded areas. Slums are residential areas of least choice, dilapidated houses, poor hygienic conditions, poor ventilation, lack of basic amenities like drinking water, light and toilet facilities, etc. तो ये सारी समस्याएं होती है. फाइन. उसके बाद में क्या? ओपन डेफिकेशन, अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स एंड ओवरक्राउडेड नैरो स्ट्रीट पैटर्न्स आर सीरियस health and economic environmental hazards. Most of the slum population works in low paid, high risk prone unorganized sectors of urban economy. फिर जैसे अगर आप देखोगे तो क्या है, मतलब सारी प्रॉब्लम्स. अब स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं तो उनके वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि दे आर नॉट लिविंग देयर हैप्पीली. ठीक है, दे आर फोर्स्ड टू लिव ओवर देयर. क्यों? क्योंकि पैसे की कमी, लो पेड, हाई रिस्क प्रोन एरिया हो गया, ये सारी चीजें हो गया. उसके बाद में कॉन्सिक्वेंटली दे आर अंडर नरिश्ड, प्रोन टू डिफरेंट टाइप ऑफ diseases and illness and cannot afford to give proper education to their children. Again, this will create that vicious cycle कि जहां पे क्या है कि उनकी सराउंडिंग ऐसी है कि सराउंडिंग से बाहर निकलने का आदमी सोच नहीं पाता है, पोटेंशियल नहीं रहता, वो निकल नहीं पाता अब बाहर. अब जब इंसान बाहर नहीं निकल पाता तो उसी साइकिल में लगा रहता है. तो बच्चे भी अंडर नरिश्ड, पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके बच्चे भी, तो विशियस साइकिल. ठीक है, द पॉवर्टी मेक्स देम वल्नरेबल टू ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, crime, vandalism, escapism, apathy and ultimately social exclusion. So these are the major problems associated with slums and urban waste disposal in developing countries like India. Clear हुआ? अगला सवाल क्या है? How have good governance and people oriented policies with reference to the pillars of human development increase the values of freedom and capabilities? आप समझो जरा यहाँ पे क्या है. तो how have the good governance and people oriented policies with reference to the pillars of human development? What are the pillars of human development? Equity, sustainability. ध्यान आ रहा है 4 पिलर क्या है? तो उसी कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि how these pillars have increased the value of freedom and capability. तो what do you understand by freedom as capability? तो उसमें आप अमृत सेन वगैरह वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट ह्यूमन डेवलपमेंट को उठा के देखोगे चैप्टर से, ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर से, तो आपको समझ में आएगा क्या कि ह्यूमन डेवलपमेंट को जब आप एक बिल्डिंग को देखते हो, एक कह सकते हो एक स्ट्रक्चर को देखते हो, जैसे उसके 4 पिलर्स होते हैं वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट के भी 4 पिलर्स, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट होता है. क्लियर हुआ? तो लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन नॉलेज एंड हैविंग इनफ मींस टू बी एबल टू लिव अ डिसेंट लाइफ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट में सिर्फ ऐसा नहीं कि हाथ पैर से दानवों की तरह बड़े होते जा रहे हैं बस. ठीक है, एक हेल्दी लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ जीना जरूरी है. और उस चीज को इंश्योर करने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के उस एस्पेक्ट को समझने के लिए
4 पिलर्स हैं। क्या 4 पिलर्स हैं? जस्ट एनी बिल्डिंग इज सपोर्टेड बाय पिलर्स। द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट is supported by the concepts of equity, sustainability, productivity and empowerment. Equity की अगर बात करें तो equity refers to making equal access to opportunities available to everybody. The opportunities available to people must be equal irrespective of their gender, race, income and in the Indian case caste. ठीक है? Yet this is very often not the case and happens in almost every society. अब जैसे इक्विटी की बात करोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे बेसिक चीज ये आती है कि कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी डिवाइडेड है, तो वो कास्ट के बेसिस का डिवीजन खत्म हो, एक इक्विटी वहां देखने को मिले। ठीक है, yet this is very often not the case and happens in almost every society. For example, in any country it is interesting to see that group of most of the school dropout belong to. This should then lead to an understanding of the reason for such behavior. In India, a large number of women and persons belonging to socially and economically backward groups drop out of school. This shows how the choices of these groups get limited by not having access to knowledge. ठीक है, तो इक्विटी होगी। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है कि जब इंसान अपने आप को टू इट्स फुलेस्ट डेवलप कर पाए, ठीक है, और उसी चीज को इंश्योर करने के लिए जो 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसमें इक्विटी आता है। जब इंसान इक्वल ट्रीटमेंट, जब इंसान का एक सेंस में इक्वल ट्रीटमेंट होगा तब वो इंसान क्या कर पाएगा, नॉलेज गेन कर पाएगा, तब अपने आप को टू इट्स फुलेस्ट डेवलप कर पाएगा ना। तो पहला पिलर इक्विटी। दूसरा सस्टेनेबिलिटी, मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज वाली कहानी आ गई यहां पे कि सस्टेनेबिलिटी ऐसी होना चाहिए कि आज जो लोग ग्रो कर पा रहे हैं, अपना ह्यूमन डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज उन्हें एक्सटेंड होना चाहिए। वो रिसोर्सेज उन्हें एक्सटेंड मतलब वो रिसोर्सेज आने वाली जनरेशन तक एक्सटेंड होना चाहिए। और वो कब हो पाएंगे, जब सस्टेनेबल वे में वो रिसोर्सेज बचे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे वही चीज बताई गई है क्या कि ऑल एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। Misuse of any of these resources will lead to fewer opportunities for future generations. For example, is about the importance of sending girls to school. If community does not stress on the importance of sending its girls to school, many opportunities will be lost to these young women. मतलब ये सस्टेनेबिलिटी में सिर्फ रिसोर्सेज तक सीमित नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की भी सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए कि क्या है कि आज आप लड़कियों को स्कूल पहुंचाएंगे तब कल उनके लिए दरवाजे खुलेंगे, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, वो चीज रहती है। तो when they grow up, their career choices will be severely curtailed and this would affect other aspects of their lives. So each generation must ensure the availability of choice and opportunities to its future generations. Clear हुआ? ये कहानी है। अगली चीज क्या है, प्रोडक्टिविटी। Here productivity means human labor productivity or productivity in terms of human work. Such productivity must be constantly enriched by building capabilities in people. Ultimately it is people who are the real wealth of nations. Therefore, efforts to increase their knowledge or provide better health facilities ultimately lead to better work efficiency. ये पॉइंट भी समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ जैसे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्टिविटी तीसरा ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर है, जहां पे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की बात की गई है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। सच प्रोडक्टिविटी मस्ट कॉन्स्टेंटली एनरिच बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन दी पीपल। आप कैसे कैपेबिलिटी बिल्ड करोगे, तो कोई आप ऐसे बम फटा के थोड़ी लगा दोगे कि हाँ आप कैपेबल है, इतना असला बारूद लेके चल रहा है इंसान। ठीक है, आप उसकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए उसकी हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, ठीक है, ट्रेनिंग, इन सारी चीजों पे फोकस करोगे अल्टीमेटली, ताकि वो एफिशिएंट हो। और एम्पावरमेंट मींस टू हैव पावर टू मेक चॉइसेस। सच पावर कम फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज। और चौथा पिलर जो एम्पावरमेंट का, जो कहता है कि इंसान के पास में चॉइसेस होना चाहिए। ठीक है, जब अब आपके पास में चॉइसेस ही नहीं तो आप एम्पावर्ड किस तरीके से हो, मतलब आपके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। व्हेन पीपल हैव द ऑप्शन दे फील द पावर टू चूज, दे हैव द ऑप्शन आइदर टू गो दिस वे और टू दैट वे। फाइन, तो दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ एम्पावरमेंट। Clear? Good governance and people-oriented policies are required to empower people. The empowerment of socially and economically disadvantaged group is of special importance. This was the story. 26th का और वाला अगर देखोगे तो the ways to measure human development are constantly being redefined. Evaluate this statement keeping in mind the attainments and shortfalls in human development. अब ह्यूमन डेवलपमेंट्स को मेजर करने का जो तरीका है ना, वो कंटिन्यूसली रीडिफाइन हो रहा है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, दोनों अलग अलग चीजें। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप क्या कर रहे हो, मतलब उसको एनालाइज करोगे तो जैसे आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर इंक्लूसिव देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप
वो नहीं कर रहे हो कि किसके घर तक साफ पीने योग्य पानी पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। समझ में आ रहा है? तो उस कंटेक्स्ट में सवाल है ये कि द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रीडिफाइंड। फाइन, तो इवैल्यूएट द स्टेटमेंट कीपिंग इन माइंड द अटेनमेंट्स एंड शॉर्टफॉल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अटेनमेंट्स ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में आपने क्या करा, ठीक है, मॉनेटरी गेन्स के अलावा आपने दूसरा एस्पेक्ट देखा एजुकेशन और हेल्थ वाला, लेकिन उसका शॉर्टफॉल ये है कि उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो छूट रही है। तो दूसरे इंडेक्स सच एज, अगर आपको ध्यान हो तो लेक्चर में हमने इस चीज पे बात भी करी है, अगर आप इस लेक्चर तक पहुंच गए हो तो क्या कि और क्या इंडेक्स होना चाहिए जो और बेहतर आपको इंसाइट दे कि कैसे आप किसी भी सेंस में डेवलपमेंट को आंकोगे, कैसे इवेल्युएट करोगे। ध्यान आ रहा है? ठीक है, तो अब जैसे देखोगे द वेज टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रीडिफाइंड and newer ways of capturing different elements of human development are being researched. ठीक है, researchers have found links between the level of corruption or political freedom in particular region. There is also discussion regarding a political freedom index and listing of most corrupt countries. तो जैसे यहाँ पे भी बताया गया है क्या कि अलग अलग तरह के क्या है, अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स की बात की जा रही है। जैसे करप्शन एक मुद्दा है, तो करप्शन मतलब एक वो होना चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम इंडेक्स होना चाहिए, एंड लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जैसे जो वाइडली एक्सेप्टेड है, तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्स अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैज बीन अचीव्ड इन दी की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है तो इट मेजर्स दी अटेनमेंट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है तो वो देखता है कि ह्यूमन बींग्स ने कितना अचीव किया है अलग अलग एरिया में, अलग अलग एरिया में इनकम, हेल्थ, एजुकेशन ये आ जाता है। लेकिन येट इट इज नॉट द मोस्ट रिलायबल मेजर। लेकिन इसके अलावा भी और भी कमी रह गई, मतलब जो शॉर्टफॉल पूछा है ना, किधर गया ये शॉर्टफॉल। तो शॉर्टफॉल क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, देखो वो, ठीक है, दिस इज बिकॉज इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ना वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़ा हुआ है। दिस इंडेक्स मेजर्स द शॉर्टफॉल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इट इज अ नॉन इनकम मेजर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40, the adult literacy rate, the number of people who don't have the access to clean water, and the number of small children who are underweight, all are taken into account, shows the shortfall of human development in any region. तो human poverty index जो है और कवर कर रहा है चीजें ना, तो often the human poverty index is more revealing than the human development index. Looking at both these measures of human development together gives an accurate picture of human development situation in a country. So this is the case. ठीक है, this is the case. समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, जस्टिफाई द ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज देन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सप्लेन गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। अब आपको सिंपल बताना है ये कि टर्शियरी सेक्टर, जो आपने टर्शियरी एक्टिविटीज पढ़ी है, तो टर्शियरी सेक्टर क्यों ग्रो करा है। ठीक है, तो आप देखो कि प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज की ग्रोथ में जैसे फाइनेंस की बात करो, लीगल एडवाइस की बात करो, आईटी सर्विसेज की बात करो, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आता है। लोगों का इनकम ग्रुप बढ़ा है तो लोगों ने और ज्यादा सर्विसेज अफोर्ड करी है। प्राइमरी सेकेंडरी की ग्रोथ के लिए सर्विस सेक्टर लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रहा है? तो वो सारे पॉइंट्स 5 नंबर का है, तो 5 आइडिया पिच करना रहेंगे। तो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आर अवेलेबल नाउ। Manufacturing sector can be operated and controlled by few people, due to which many people earlier employed in the manufacturing sector are seeking jobs in service sector. अब service sector क्यों grow कर रहा है? और तो most of the manufacturing companies need a large number of people in non-direct production sector. जैसे एक कंपनी चल रही है, कंपनी में बन रही है, स्लाइड चेंजर बन रहा है, बोर्ड बन रहा है, कैमरा बन रहा है, तो वो कैमरा बनाने वाले लेबर मशीन तो है ही, इनफैक्ट क्या लेबर की जरूरत कम है, मशीन ज्यादा बना रही है। ठीक है, तो अब लोग सर्विस सेक्टर में कैसे जा रहे हैं, उन्हें दूसरे लोग चाहिए रहेंगे, जैसे क्लेरिकल स्टाफ चाहिए रहेगा जो स्टॉक मेंटेन करे, डिटेल रखे, मैनेजरियल, एडवर्टाइजिंग, सेल्स, लीगल, फाइनेंस एक्सपर्ट्स। अब ये सारे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी स्किल कैरी कर रहे हैं, है ना। वो क्या हो रहा है, विच हैव द हायर इनकम देन द पीपल एम्प्लॉयड इन डायरेक्ट प्रोडक्शन, क्लियर हुआ? तो दिस इज द केस। The service sector is growing in importance because more and more females are seeking employment in this sector, which provides a better working environment and higher per capita income than in the manufacturing sector. Manufacturing sector में जैसे आप देखोगे तो मतलब it should not be orthodox, but I should say क्या कि ऐसा एक ट्रेंड रहा है कि factories are meant for men. ठीक है, though the history is very different. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में देखोगे तो पुरुष तो सब लड़ने चले गए थे, महिलाओं ने मोर्चा संभाला था पीछे। ठीक है, लेकिन स्टिल दी पेट्रियार्कल माइंडसेट, सो कॉल्ड पेट्रियार्कल माइंडसेट sees that industries या फिर फैक्ट्रीज आर मेंट फॉर मेन, तो women went into the service sector और ये हाई
पर कैपिटा इनकम ऑफर कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंपैरिजन में, तो इस कारण से आपको देखने को मिलता है सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। विद ग्रोइंग इनकम पीपल आर डिमांडिंग मोर सर्विसेज, जैसे मैंने बताया लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो मेडिकल फैसिलिटीज, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, ट्रेवल एंड टूरिज्म, ये सारी चीजें ज्यादा डिमांड करने लगे वो, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सर्विस सेक्टर हैज ड्रास्टिकली एक्सपेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस। अगेन सारा सब कुछ मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है, हाँ। ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर इंडिकेट्स द ग्रोथ इन जीडीपी, तो जैसे जैसे सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है ग्रोथ इन जीडीपी भी दर्शा रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया प्राइमरी सेकेंडरी की ग्रोथ के लिए टर्शरी लगता लगता है, ठीक है। हेंस द गवर्नमेंट मेक्स ऑल एफर्ट्स टू अपलिफ्ट द सर्विस सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन एक्सेट्रा टू द एम्प्लॉइज। दिस आल्सो इंक्रीजेस द पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल। क्लियर हुआ? ये हो गया। उसके बाद में एक और क्वेश्चन अगर जैसे देखें, जो लास्ट क्वेश्चन है आई गेस लॉन्ग आंसर्स में, वो क्या है? एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। ये और में जिसका एक और ऑप्शन है, तो आपको जब क्वेश्चंस और में आएंगे एक और थंब रूल लेते जाओ, तब आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि आपको 110% किस आंसर पे कॉन्फिडेंस है। जिस आंसर पर आप 110% कॉन्फिडेंस हो ना, उसी आंसर को अटेम्प्ट करना और वाले में, ठीक है, और वाले क्वेश्चंस में। तो एनालाइज एनी 5 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर, तो elaborate any 5 problems faced by Indian farmers in agriculture। तो सबसे देखा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि वो दे आर डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। फिर उसके बाद में क्या होता है, इंडियन फार्मर्स जो है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस्ड नहीं है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद में आप क्या देख रहे हैं कि एक्सपेंसिव वो है फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? तो मल्टीपल आप वो लिख सकते हो। लैंड साइज होल्डिंग कम होते जा रही है, लैंड साइज होल्डिंग कम होने के साथ साथ में क्या है कि लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होते जा रही है। तो these are the problems which are being faced by the farmers, ठीक है, इंडियन फार्मर्स इन एग्रीकल्चर। तो डिपेंडेंस ऑन एरेटिक मॉनसून, तो इरिगेशन कवर्स ओनली अबाउट 33% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया। द क्रॉप प्रोडक्शन इज रेस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन रेन। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कैनल वाटर फॉर इरिगेशन। तो एक तो ये बता दिया कि सिंचित जमीन ही आपके पास कम है। अब जब सिंचित जमीन कम है तो लोग किसके ऊपर? बारिश के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, और बारिश अगर एक साल भी डगमगाई तो ना तो डैम भरेंगे और ना खेती हो पाएगी ढंग से, तो सिंचित जमीन भी प्यासी पड़ जाती है वहां पे। तो ऑन द अदर हैंड द रेनफॉल इन राजस्थान एंड अदर ड्रॉट प्रोन एरिया इज टू मीगर एंड highly unreliable. Even the areas receiving high annual rainfall experience considerable fluctuations. This makes them vulnerable to both droughts and floods. Drought is a common phenomenon in the low rainfall areas, which may also experience occasional floods. The flash floods in dry lands of Maharashtra, Gujarat, and Rajasthan in 2006 and 17 are example of this phenomenon. Droughts and floods continue to be twin menace in the Indian agriculture. तो dependence on erratic monsoon. कभी बाढ़ आ रही तो सब डुबा ले जा रही है और नहीं तो पानी नहीं आ रहा है। तो ये समस्या एक है इंडियन फार्मर्स फेस कर रहे हैं। दूसरा लो प्रोडक्टिविटी, तो द यील्ड ऑफ क्रॉप इन द कंट्री इज लो इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल लेवल। पर हेक्टर आउटपुट of most of the crops such as rice, wheat, cotton, oil seeds in India is much lower than that of USA। तो सबसे पहले तो क्या है कि हमारे यहाँ उपज ही उतनी नहीं हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम है। और इसी के चलते क्या देखने को मिलता है कि बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज द लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज आल्सो वेरी लो in comparison to the international level. The vast rain-fed areas of the country, particularly drylands, which mostly grows कोरस सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयस्टर्स हैव लो यील्ड्स। तो अगली समस्या ये है कि प्रोडक्शन ना लैंड का उतना है ना लेबर का उतना है, काम खूब कर रहे हैं लेकिन कॉन्स्टेंट्स ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस। वही फाइनेंशियल रिसोर्सेज आप जैसे देखोगे तो वेस्टर्न यूरोप चले गए आप, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप भी चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, तो फार्मिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द इंडस्ट्रियल लाइन। सब बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, ठीक है, सब कुछ मैकेनाइज्ड है, मशीन्स हैं, ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल लाइन पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट्स इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस, ठीक है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी और आदमी कर्ज में डूबा हुआ है। सो द इनपुट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर आर वेरी एक्सपेंसिव। दिस रिसोर्स इंटेंसिव अप्रोच हैज become unmanageable for marginal and small farmers as they have very meager or no saving to invest in agriculture. To tide over these difficulties, most of such farmers have resorted to availing credit from various institutions and money lenders. Crop failures and low returns from agriculture have forced them to fall in the trap of indebtedness। ठीक है, तो क्रॉप फेलियर हो गया या फिर इंडेप्टनेस मतलब कर्ज के जाल में फंस जाना। एक तो पहले रिसोर्सेज की कमी, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो, दूसरा क्या है, चीजों की कमी के चलते कर्ज के जाल में फंस जाना, ये सारी समस्याएं हो जाती है। अगला क्या है, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ये भी एक प्रॉब्लम है, मेजर इशू है। क्या कि फार्मर समस्या इसलिए भी फेस कर रहे हैं क्योंकि
वही कॉलोनियल टाइम पीरियड से ही लैंड्स का अरेंजमेंट्स वैसे ही, लैंड रिफॉर्म उतने ज्यादा हो नहीं पाए, बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार आज भी बैठे हैं, ठीक है, वो चीज है। तो इंडियन पीजेंट्री हैड बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एज देयर हैड बीन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, वही लैंड रिफॉर्म है नहीं। तो among the three revenue system operational during the British period, महलवारी, रोयतवारी, जमींदारी, the last one was the most exploitative, जमींदारी, जहां पे जमींदार क्या करते थे, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे तो वो चमड़ी तक निकाल लेते थे, समझ में आ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा क्या रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स वर अकॉर्डेड प्रायोरिटी, but these reforms were not implemented effectively due to the lack of strong political will. Most of the state governments avoided taking politically tough decisions. मतलब स्टेट गवर्नमेंट इसमें परेशान, किसानों के लिए कुछ करेंगे तो जमींदार नाराज हो जाएंगे, फंड कहां से आएंगे, ठीक है। तो बड़ी विडंबना थी, बड़ी विडंबना थी। और इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल लॉबीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म हैड रिजल्टेड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ इनइक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या क्या बता दिया, लैंड देखो, यहां से देखो, डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून, लो प्रोडक्टिविटी, कांस्टेंट ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेप्टनेस, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड होल्डिंग की अगर बात करें तो स्मॉल लैंड साइज होल्डिंग है, अब छोटे छोटे खेतों में आप क्या प्रोड्यूस करोगे, दिस इज द पॉइंट। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स इन द कंट्री, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग अंडर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर। पहले से ही जमीन कम है, अब क्या होते जा रहा है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते, पिताजी थे, पिताजी के दो बेटे, तो दोनों बेटे में आधी आधी जमीन बांट दी है, क्या बचा, और कम होते जा रही है। वो दो बेटे के अगर दो बेटे और हो गए तो खत्म, टाटा बाय बाय, उस टाइप की स्थिति है, ठीक है। तो फर्दर मोर इन इंडिया द लैंड होल्डिंग आर मोस्टली फ्रेगमेंटेड, देयर आर सम स्टेट्स वेयर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हैज नॉट बीन कैरिड आउट इवन वंस, even in the states where it has been carried out once, second consolidation is required as land holding have fragmented again in the process of division of land among the owners of next generations. The small size of fragmented land holding are uneconomic. Lack of commercialization. Lack of commercialization में क्या आ जाएगा, देखो, a large number of farmers produce crops for self consumption. These farmers do not have enough land resources to produce more than their requirement. Most of the small and marginal farmers grow food grains which are meant for their own family consumption. Modernization and commercialization of agriculture have however taken place in the irrigated area. तो अब आपको यहाँ पे lack of commercialization में देखने को मिलेगा क्या, कि फार्मिंग जो की जा रही है तो सस्टेनेबल लेवल, सब्सिस्टेंस लेवल पे ही की जा रही है, कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पाया तो ग्रोथ कहां से होगी, दिस इज द पॉइंट। तो ये सारी समस्या है। फिर एक और पॉइंट जैसे जो है तो वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज दी कह सकते हैं ना, दी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन एम्प्लॉयमेंट को अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, विच इज स्किलिंग दी एग्रीकल्चर सेक्टर, विच इज स्किलिंग दी प्राइमरी सेक्टर, जहां पे इंसान ऐसा लगता है काम तो सब कर रहे हैं बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। तो वो वहां तो रिसोर्सेज वेस्ट हो ही रहा है, उसे कहीं और भी इस्तेमाल किया जाता था, वहां भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ मैसिव अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, particularly in the unirrigated tracts. In these areas there is seasonal unemployment ranging from 4 to 8 months. Even in the cropping season work is not available throughout as agricultural operations are not labor intensive. Hence the people engaged in agriculture do not have the opportunity to work round the year. समझ गए? तो ये वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट और ये सारी समस्याएं हैं। अब आपने ये क्वेश्चन देखा कि इंडियन फार्मर किन समस्याओं से जूझ रहा है, उसके बाद में दूसरा क्या है, और में दूसरा क्वेश्चन ये आया कि ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप एनालाइज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन द इंडियन सिनेरियो। एनालाइज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन द इंडियन सिनेरियो में क्या आएगा, एनालाइज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन द इंडियन सिनेरियो में बेसिकली आपको अब ये देखना है कि मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप, एनालाइज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो फार्मिंग जो हो रही है, ठीक है, इरिगेटेड फार्मिंग तो होती है एक कि पानी आप इरिगेट करके दे रहे हो, दूसरा क्या हो रहा है, रेन फेड फार्मिंग होती है। रेन फेड मतलब क्या है कि जहां पानी की कमी है वहां भी खेती हो रही है, वो कैसे करते हैं, तो उसमें भी आपको दो सब टाइप्स और देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रहा है, ध्यान आ रहा है ये कहां से है टॉपिक। तो उस तरह से वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही है, वाटर रिसोर्सेज हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स एनालाइज द टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडियन सिनेरियो। तो दो तरह की फार्मिंग है, इरिगेटेड है और रेन फेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर ऑफ क्रॉप्स the farming can be classified as irrigated and rain fed बारीनी, ठीक है। तो there is difference in the nature of irrigated farming as well as based on the objective of irrigation। तो कहीं प्रोटेक्टिव होती है, कहीं प्रोडक्टिव होती है। तो the objective of protective irrigation is to protect the crops from adverse effect of soil moisture deficiency, ठीक है। इरिगेटेड में आप क्या कर रहे हैं कि क्रॉप्स को बचा रहे हैं कि पानी की कमी से खराब ना हो जाए। often means that irrigation acts as the supplementary source of water over the above and rainfall
बाकी वहीं अगर देखोगे तो द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड, दूसरा वाला जो है कौन सा वाला, प्रोडक्टिव वाला, तो द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड soil moisture to maximum possible area. Productive irrigation is meant to provide sufficient soil moisture in the cropping season to achieve high productivity. In such irrigation, the water input per unit area of cultivated land is higher than productive irrigation. ठीक है, rain fed farming is further classified on the basis of adequacy of soil moisture during cropping season into, अब जैसे रेन फेड फार्मिंग जो है क्या बताया मैंने आपको, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स, एक इरिगेटेड होता है दूसरा रेन फेड होता है। इरिगेटेड में आपने प्रोडक्टिव देख लिया और प्रोटेक्टिव देख लिया, दूसरा आप देख रहे हो रेन फेड फार्मिंग में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक ड्राईलैंड फार्मिंग होता है और एक वेटलैंड फार्मिंग होता है। तो इन इंडिया द ड्राईलैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजंस हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर, ये ड्राईलैंड फार्मिंग हो जाएगी जहां पानी की ही कमी है, और वेटलैंड फार्मिंग जहां पानी थोड़ा अवेलेबल रहता है। ठीक है, वेटलैंड पढ़ेंगे पहले, ड्राईलैंड को और समझे। तो दीज रीजन्स ग्रो हार्डली एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, गौर, ठीक है, फॉडर क्रॉप जो होती है। तो यहाँ पे आप क्या देख लेंगे कि रेन फेड में भी एक ड्राई फार्मिंग होती है, ड्राईलैंड फार्मिंग, जहां पे पानी की कमी है तो बहुत ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और वेटलैंड फार्मिंग में क्या होता है, द रेनफॉल इज एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सच रीजन में फेस फ्लड एंड सॉइल इरोजन। तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में गिर जाता है बारिश में, तो वहां पे ये वाली खेती हो रही है। ठीक है, वेटलैंड फार्मिंग। तो सच रीजन में फेस फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन हजार्ड्स। These area grow various water intensive crops such as rice, jute and sugarcane and practice एक्वाकल्चर इन फ्रेश वाटर बॉडीज। ठीक है, एक्वाकल्चर मत्स्य पालन, मछली पालन, ये सारी चीजें क्लियर हो रहा है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया, सेक्शन सी के क्वेश्चंस भी खत्म हो गए हमारे। अब आते हैं हम सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में भी क्या है, 5 मार्क्स ईच वाला सेगमेंट है, 5 मार्क्स ईच वाला सेगमेंट है। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे देखो, तो ऑन द गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड द फॉलोइंग 7 फीचर्स आर शोन। अब आपको यहाँ पे 7 फीचर्स दिए गए हैं, देखो क्या है। तो ए, आप मैप अगर देखोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी, अब 7 में से 5 जो है ना, आइडेंटिफाई 5 ऑफ दीज फीचर्स एंड राइट देयर करेक्ट नेम ऑन लाइंस मार्क्ड नियर ईच ऑफ द फीचर। ठीक है, तो उनके करेक्ट नेम आपको लिखना है। जैसे शिपिंग कैनाल, शिपिंग कैनाल है यहाँ पे, ये कौन सी शिपिंग कैनाल है, ये वाली। ठीक है, ये कौन सी शिपिंग कैनाल है, ए मार्क करा है, तो ये पनामा शिपिंग कैनाल है। ठीक है, तो इनके नाम सारे लिखे हुए हैं देखो, तो ये ए आपका हो जाएगा पनामा, तो ये ए आपका मैंने यहाँ लिखी दी है इसलिए ए, ये आपका पनामा हो गया ए। ठीक है, पनामा कैनाल। एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बी जो है आपका, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिख रहा है जर्मनी में, यहाँ पे बी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, फ्रैंकफर्ट हो गया। एंड इंटरनेशनल सी पोर्ट हांगकांग होगा, कहां पे है हांगकांग, तो सी वाला ये जो पार्ट देखोगे आप, ये आपको देखने को मिल जाएगा चाइना। ठीक है, तो सी आपका हांगकांग हो गया, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट सी। फिर क्या है डी, एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का एरिया कहां है, तो डी मतलब ये ब्लू कलर का जो मार्क करके दिया है डी, तो एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन्स, ध्यान आ रहा है, तो वो आपका डी हो गया, डी फॉर डाउन्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का 7 में से 5 पे जो 100% आप कॉन्फिडेंट हो ना वो लगाना। फिर क्या है, नोमैडिक हर्डिंग एरिया, ई वाला, तो ये ब्लू कलर में शेड करा हुआ है, नोमैडिक हर्डिंग एरिया, सहारा। ठीक है, तो सहारा में नोमैडिक हर्डिंग होती है, सब सहारा, तो सब सहारा और सहारा डेजर्ट हो गया आपका ई, ई वाला ये हो गया आपका ई। ठीक है, ई हो गया। उसके बाद में अगला क्या है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो जैसे ये पूरा अमेरिका, तो पूरे अमेरिका का, पूरे अमेरिका, अरे ई, ठीक है रुक जाओ, ये ई इसका है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका ये कंट्री एफ लगाया है। ये कौन सा कंट्री है, ये बड़ा सा सबसे बड़ा, ये ब्राजील है, एफ। ठीक है, तो ये एफ आपका ब्राजील हो गया। अब मेजर सी पोर्ट जो है तो सिडनी पोर्ट दिया गया है जी नंबर पे, यहाँ पे आपको सिडनी पोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो ये जी पे सिडनी हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी रही किसकी, ये पूरी कहानी रही मैप बेस्ड क्वेश्चंस के, जो इस सेक्शन से आना था, डी सेक्शन से। डी सेक्शन में 2 क्वेश्चन है, एक तो ये हो गया, ये वर्ल्ड वाला हो गया। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है, सारे वही सेम क्वेश्चन है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए। तो वही है, शिपिंग कैनाल बिटवीन नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, पनामा कैनाल, बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ जर्मनी, तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेम द इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का हांगकांग हो गया। ठीक है, नेम दी एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स, तो सेम वही आंसर से सारे। ठीक है, विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। फिर अगला जो है, ऑन दी गिवन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी
5 ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट सिंबल, ठीक है 5 लगाना है कुछ भी। तो नदर्न मोस्ट सी पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट ये है, नदर्न मोस्ट मतलब ये सबसे ऊपर कौन सा पोर्ट है, ये कांडला। तो इस तरह से मैंने सारे लिख दिए, ठीक है, कांडला सी पोर्ट हो गया। कॉपर माइन ऑफ राजस्थान, कॉपर माइन ऑफ राजस्थान जो है तो आपको प्लॉट करना है, वही लिखा है यहाँ पे प्लॉट करना, लोकेट लेवल। तो आप क्या करोगे, बी वाला जो है ये ए आपने कर दिया, बी वाला जो साफ सुथरा करना है, मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूं लेकिन तुम भी ऐसा, सर ने तो यही सिखाया, ठीक है। तो ये कांडला पोर्ट हो गया आपका, ए वाला यहाँ पे आपने लगा दिया ये। फिर बी आपका खेतरी माइंस हो जाएगा, कॉपर माइन, ठीक है, तो खेतरी माइंस हो जाएगा। मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन बिहार, मार्केट बेस्ड ऑफशोर होती है, मतलब एक तो ऑन साइट होती है और एक मार्केट बेस्ड होती है। तो मार्केट बेस्ड बरूनी, ध्यान आ रहा है, बरूनी, बारूनी ऑयल रिफाइनरी हो गया। स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, आंसर आना चाहिए मन में, स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है, प्लॉट कर लो चाहो तो। फिर उसके बाद में अगला क्या है, स्टेट हो गया लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है कंट्री में, कर्नाटका, कर्नाटका की कॉफी, ठीक है, तो के से कर्नाटका मतलब कॉफी विथ करण, तो कॉफी के कर्नाटका, सी से कॉफी, के से कर्नाटका से और के से करण जोहर, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या कर दिया, ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट में आपने लगा दिया कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका हो गया। कर्नाटका के बाद में फिर क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लिखते तो चलो इस पे, वैसे आपको मार्किंग स्कीम पे सारा मिल ही जाएगा। एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ केरला, केरला का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, तो केरला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तो आई गेस वो है जैसे कोची पोर्ट है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम जो है तो तिरुवनंतपुरम क्या हो जाएगा, वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा एफ, केरला का तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। स्टेट विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, और हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन वाला स्टेट जो है तो वो कौन सा है, वो ये छोटा सा स्टेट यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा। ये सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये देख लो, ठीक है। तो कांडला, खेतरी, बारूनी अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम गोवा, तो ये गोवा ये है आपका, तिरुवनंतपुरम ये हो गया आपका, ठीक है। अगर इनके नाम लिखना चाहें ऐसे तो ये जी गोवा का है जी, ठीक है, कर्नाटका का, उसके बाद तिरुवनंतपुरम का यहाँ पे कोस्ट लगा दिया आपने एफ, उसके बाद में आप ऊपर गए तो ई इज फॉर कर्नाटका, तो ये कर्नाटका में ई लगा दिया आपने। कर्नाटका स्टेट है, स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश डी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का ये डी हो गया, अरुणाचल प्रदेश का डी हो गया। सी मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन बिहार, बरूनी, तो बरूनी का आपने बिहार का लगा दिया सी। उसके बाद में कॉपर माइन ऑफ राजस्थान खेतरी, तो कॉपर माइन ऑफ राजस्थान खेतरी बी लगा दिया आपने। नॉर्थ नदर्न मोस्ट सी पोर्ट और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कांडला, कांडला का आपने लगा दिया ए, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी, आई गेस स्टोरी इज अबाउट टू एंड नाउ। ये था पूरा सैंपल पेपर, सिंपल सटीक। मैं आपको अपने पर्सनल ओपिनियंस बताता हूं, ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी सेम वही क्वेश्चन है, बस वो मैप पे ना पूछते हुए आपको सवाल के फॉर्म में पूछ लिए। 5 अटेम्प्ट करना रहेंगे 7 में से, ठीक है। अब आ जाओ जरा काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है, सुनो, पेपर मैंने आपको पूरा बताया, अब मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आपको देता हूं। देखो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं दिखे सैंपल पेपर में। दूसरी चीज क्या है, एरियाज प्रेडिक्टेबल है, जो पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं, यहाँ उन्हीं एरिया से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, सैंपल पेपर में दिया है, मोस्ट प्रोबेबली फाइनल एग्जाम में भी वैसे ही आएगा। आपको क्या करना है, मैंने बताया 9 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, उसके अलावा पेरिफेरियल डिटेल्स, मैप वगैरह ये हो गया, इन चीजों पे अच्छी कमांड, तबाह के कमांड रखना, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, फॉर श्योर पूछा जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखना और बेफिक्र होकर शुरुआत से पढ़ना। देखो ऑलमोस्ट आधा समय आपने निकाल दिया, जितना समय आपने निकाल दिया उतना ही समय आपके एग्जाम के लिए बचा है, फाइनल एग्जाम के लिए, हाँ कि ना, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको बिंदास होकर बस इस चीज का ध्यान रखना है, उस केस में बिंदास होकर इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जितना समय बचा है उसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करो। बिलीव मी, यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम इफ यू आर पुटिंग द राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क। एंड जब आप ऐसा सोचोगे, देखो मैंने पॉलिटिकल साइंस वाले सैंपल पेपर में भी बोला था कि बेफिक्र होकर आप अपना काम करते चलना, जहां पीछे मुड़कर देखोगे आई विल बी स्टैंडिंग बिहाइंड यू पीपल, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं हूं, अभी जितना मैं बोल रहा हूं उतना करो, अपना सिलेबस वगैरह अपने एंड पे कंप्लीट करके रखो सारा सब कुछ। नेक्स्ट जो आपका बच रहा है वाला पार्ट हो जाएगा, निश्चिंत रहो, अभी इतना तो पढ़ो पहले, ठीक है, वो करो। मिलते हैं हमारे इसी तरह के लेक्चर्स में। सैंपल पेपर आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा। अभी के लिए रैप अप करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुनते चलो। स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पर, जहां पर आप अटेंड कर सकते हैं, अपने एजुकेटर्स वगैरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके साथ में। अगली चीज जो है वो है अनसेट, एंड अनसेट वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग अबाउट दिस ईयर, वो क्या है,
अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जो कि नीट जेई 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों के लिए है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, इस एग्जाम में हर बच्चा अपीयर कर सकता है। सिलेबस वगैरह जो होगा, तो जैसे ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए मेंटल एबिलिटी वाली टेस्ट होगी। टेस्ट होना कब है? तो 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में होंगे। कहां होंगे? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में होने वाले हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में होने वाले हैं ये एग्जाम। इन एग्जाम को देने का फायदा क्या है? तो यू कैन विन अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन अनअकैडमी। साथ ही साथ आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में जाने का मौका मिलेगा, जहां पे एक एडुकेटर्स की डेडिकेटेड टीम आपके पीछे लग के आपको तैयारी करवाएगी और आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। यूरो स्पेस सेंटर जाने का मौका मिल सकता है कुछ टॉप रैंकर्स को। फाइन। अब जैसे अगर आप क्या है, आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंटल एबिलिटी वगैरह वाला वही सिलेबस रहेगा। किसके लिए? ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। यू कैन एनरोल इन दिस एग्जाम यूजिंग द कोड दिगराज। द एनरोलमेंट फी फॉर दिस एग्जाम इज 99 रुपीज। एग्जाम आप ऑनलाइन भी दे सकते हो घर बैठ के, ऑफलाइन सेंटर्स पे जाकर भी दे सकते हो। आप जब एनरोलमेंट करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। रिवीजन कोर्स, अब मेरे जो कोर्सेज है, तो अनअकैडमी प्लस पर मैं 9th और 10th क्लास को पढ़ाता हूं। 10th का जो रिवीजन कोर्स चल रहा है सितंबर में, इट इज अबाउट टू एंड, ये चल रहा है। और 9th का जो है ये चल रहा है। इसके बाद में मेरे 9th और 10th के जो कोर्स आने वाले हैं, तो एक क्रैश कोर्स आने वाला है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर। क्लियर हुआ? ये चीज होगी। उसके बाद में इफ यू आर फ्रॉम पटना watching this video before this date and मतलब मैं आपको बता रहा हूं genuinely I will be the happiest person to meet you all। हमेशा से एक बैरियर रहा है ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो स्क्रीन के तुम उस तरफ, मैं इस तरफ। तो दिस इज दी meetup, offline center meetup at Unacademy Patna Center. I will be there on 30th September from 5 PM. You people can come and meet me over there. तो you are इनवाइटेड इन दिस मीटअप। गूगल फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो उस गूगल फॉर्म को भर देना, ताकि सो दैट वी कैन मेक अरेंजमेंट्स फॉर यू पीपल। ठीक है? तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। दिस वाज द होल स्टोरी। जैसे मैंने आपको भी बताया, कोर्सेज आ रहे हैं 9, 10 के बच्चों के लिए। तो इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन, देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सब कुछ होता है। आइकॉनिक में 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें आइकॉनिक में मिल जाती है। क्लियर है? सो दिस वाज द स्टोरी। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। अभी के लिए इस कहानी को यहां समाप्त करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। साइन ऑफ करता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।